प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह अपनी मां हीराबा के अंतिम दर्शन के लिए अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने मां के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित की। फिर वो अंतिम यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने मां की अर्थी को कंधा भी दिया। हीराबा का अंतिम संस्कार गांधीनगर में किया गया है। प्रधानमंत्री के परिजनों ने देशवासियों से मां की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा मोदी का आज तड़के ही निधन हुआ। वो 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में अंतिम सांसें ली। उन्हें मंगलवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हीराबा को अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और कफ की शिकायत थी। इसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनसे मिलने पहुंचे थे। हालांकि कल उनकी सेहत में सुधार की खबर थी, लेकिन आज तड़के 3:30 पर उनके निधन की खबर आई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी लिखा कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री की मां हीराबा के निधन पर राष्ट्रपति समेत देश भर में नेताओं और तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने ट्वीट में लिखा कि मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट में लिखा कि एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। वहीं नितिन गडकरी ने लिखा, अत्यंत सरल और ममतामयी उनकी छवि हमेशा स्मरण में रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। मां के निधन के कारण मोदी अहमदाबाद में हैं। वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में 7,800 करोड़ की परियोजनाएं लॉन्च करेंगे। वो कोलकाता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही नेशनल गंगा काउंसिल की बैठक में शामिल हो सकते हैं। उत्तराखंड में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है। भारी हिमपात के कारण यहां केदारनाथ धाम का पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है। हालांकि केदारनाथ धाम के पट पहले ही बंद हो चुके हैं, लेकिन हिमपात के कारण यहां के निर्माण कार्यों में बाधा आ सकती है। उत्तराखंड में तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में भी जमकर बर्फबारी हुई। मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चौपता दुगलबिट्टा में भी बर्फ गिरनी शुरू हो गई। सीजन की पहली बर्फ गिरने के साथ ही इन इलाकों में पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। तुंगनाथ धाम में 3 इंच से अधिक तक बर्फबारी हो चुकी है और बर्फबारी अभी भी जारी है। चारों ओर सिर पर की सफेद चादर नजर आ रही है। नए साल से पहले तुंगनाथ और चौपता में बर्फबारी पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। उत्तराखंड के औली में झमाझम बर्फबारी शुरू हो गई। जहां कुछ समय पहले पहाड़ों में मौसम में करवट दिखी थी, वहीं बाद में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। हर कोई उत्साहित दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तो बर्फबारी शुरू हुई है। अब आगे देखना होगा कि औली में कितनी बर्फबारी होती है, क्योंकि इस समय न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए औली में पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। उत्तराखंड के चमोली में फिलहाल बारिश नहीं हो रही, लेकिन जबरदस्त कड़ाके की सर्दी का अनुभव लोगों को करना पड़ रहा है। सुबह शाम के अलावा दोपहर को भी लोग सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जोशीमठ में अलग अलग जगह पर प्रशासन की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई। चमोली की नीति घाटी में तापमान सबसे ज्यादा लुढ़क चुका है। यहां तापमान -10 से 15 डिग्री तक नीचे जा चुका है और पानी जम रहा है। हिमाचल प्रदेश में मनाली के साथ सोलंग नाला और लाहौल के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं एहतियात बरतने के लिए कुल्लू पुलिस ने मनाली के नेहरू कुंड से आगे वाहन ले जाने पर रोक लगाई है। फिलहाल मौसम का हाल साफ होने के बाद यहां से वाहनों को आगे जाने दिया जाएगा। नए साल का जश्न मनाने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक मनाली आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मनाली और आसपास के दो दिनों तक भारी बर्फबारी की चेतावनी दी है। मनाली के विभिन्न पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं लाहौल घाटी में भी अब बर्फबारी का दौर शुरू हुआ, जिससे घाटी में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है। लाहौल घाटी घूमने आए पर्यटकों के वाहनों को भी पुलिस ने टनल के माध्यम से वापस मनाली भेज दिया था।
मनाली में भारी बर्फबारी और फिसलिंग के चलते अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास 100 से ज्यादा गाड़ियों में पर्यटक फंस गए थे, जो अब मनाली की ओर निकलना शुरू हो गए हैं। मौके पर पहुंची बीआरओ की टीम ने सड़क पर मिट्टी बिछाई। उसके बाद यहां से वाहनों को मनाली की ओर भेजना शुरू किया गया। पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और सावधानी से सभी वाहनों को अटल टनल से होते हुए मनाली की ओर भेज रही है। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि वाहनों को सुरक्षित मनाली की ओर निकाल लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। राजधानी शिमला के पास नारकंडा और अन्य इलाकों में हिमपात से सफेदी की चादर बिछ गई है। देर रात हिमपात के बाद इलाके में गाड़ियों पर बर्फ जम गई। वहीं तमाम मैदान और दूसरे इलाके भी बर्फ से ढक गए। बर्फबारी के कारण इलाके में तापमान में गिरावट आई है और लोगों का कड़ाके की ठंड का सामना करना देखा गया। पहाड़ों पर मौसम ने करवट बदली है। शिमला पहुंचे सैलानी मौसम के बदले मिजाज का मजा ले रहे हैं। यहां के ऐतिहासिक रिज मैदान पर काफी तादाद में पर्यटकों का हुजूम उमड़ा। बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की ओर से हिमाचल के अधिकतर हिस्सों में बारिश, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई गई। कोविड को लेकर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग जरूरी एहतियात बरत रहे हैं। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में भी सर्दी अपना रंग दिखा रही है। कड़ाके की ठंड के कारण सड़कों पर खास चहल पहल नहीं है। लोग सर्दी से बचाव के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। बाजारों में मामूली भीड़ दिखती है, लेकिन कांगड़ा में धर्मशाला और मैक्लोडगंज में नए साल के लिए सैलानियों के आने का सिलसिला जारी है और यहां के 60% होटल्स अब बुक हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर, पुंछ और अन्य इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। श्रीनगर में ये मौसम की पहली बर्फबारी है, जो सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। पुंछ इलाके में मुगल रोड पर जोरदार हिमपात के बाद शोपियां में गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। कल दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला है। हिमपात के चलते लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन इससे पर्यटन कारोबार में इजाफा होने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भी जमकर बर्फबारी हुई। स्थानीय लोग, खासकर बच्चे, मौसम के बदले मिजाज का मजा लेते नजर आए। हर तरफ बर्फ की चादर बिछी नजर आ रही है। हिमपात के बाद तापमान में गिरावट आई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्य इस वक्त कड़ाके की ठंड की चपेट में हैं। दिल्ली को कोहरे से फिलहाल राहत मिली हुई है। हालांकि कल राजधानी में हल्का कोहरा हो सकता है। 1 जनवरी से दिल्ली में शीतलहर का अलर्ट है। कल दिल्ली को कोहरे और शीतलहर से थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव हो जाने से पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में देखने को मिलेगा और नए साल में कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत कई शहरों में अभी शीतलहर और कोहरे से निजात नहीं है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। मौसम के जानकारों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया हो सकता है। कड़ाके की ठंड का असर बिहार के भी कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। दरभंगा में कई दिनों से धूप नहीं निकल रही और ठंड बढ़ रही है। इससे बचाव के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और आग जलाकर सर्दी से बचाव कर रहे हैं। भारतीय सेना की ब्रह्मास्त्र यानी ब्रह्मोस मिसाइल का एक और परीक्षण किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड वर्जन का परीक्षण किया, जो सफल रहा। रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि वायुसेना ने समुद्र में स्थित लक्ष्यों को सुखोई 30 फाइटर जेट से टारगेट करके नष्ट करने की क्षमता हासिल की। समुद्र में किसी लक्ष्य पे पहला परीक्षण हुआ। इससे पहले जमीन के टारगेट पे सफल परीक्षण किया जा चुका है। कोरोना मामलों के बढ़ने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्री ने चीन समेत 6 देशों से आने वाले यात्रियों पर अगले हफ्ते से सख्ती बढ़ाए जाने की घोषणा की है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों के लिए 1 जनवरी 2023 से नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में इन देशों से भारत आने वाले यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले 72 घंटे यानी पुरानी नेगेटिव RT-PCR टेस्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
कोरोना की तैयारियों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को फार्मा कंपनीज के साथ एक वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में कुछ देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन और स्टॉक को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में फार्मा कंपनीज को कोविड समेत सभी जरूरी दवाओं का स्टॉक बनाए रखने का निर्देश दिया। चुनाव आयोग ने घर से दूर रहने वाले मतदाताओं के लिए रिमोट ईवीएम तैयार करवाई है, जिसकी मदद से राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा चुनाव में वोट डालने के लिए मतदाताओं को अपने घर के आसपास के मतदान केंद्र नहीं आना होगा। चुनाव आयोग ने रिमोट ईवीएम के लाइव डेमो के लिए अगले महीने की 16 तारीख को सभी राजनीतिक दलों को बुलाया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 2019 के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया। उम्मीद है नई व्यवस्था होने से मतदान बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पहले आदेश दिया है कि यूपी में निकाय चुनावों को बिना ओबीसी आरक्षण के ही संपन्न किया जाए। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एसएलपी दाखिल की गई है। 2 जनवरी को कोर्ट खुलने के बाद याचिका पर सुनवाई होगी। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता में अगले साल दिसंबर में चालू हो सकती है। इसके निर्माण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। यहां हुगली नदी के अंदर से मेट्रो गुजरेगी। अंडर वाटर मेट्रो सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। इस परियोजना का पूरा होने से लाखों यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। प्रयागराज में 6 जनवरी से आयोजित होने वाले माघ मेले में संतों का आगमन शुरू हो गया है। मेले में सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र चलाने वाले ओम नमः शिवाय बाबा ने कल भव्य शोभा यात्रा के साथ माघ मेले में प्रवेश किया। गऊ घाट स्थित आश्रम से परेड मैदान तक निकाली गई भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़े बड़े कहाड़ों की भी पूजा की गई। इन्हीं विशाल कहाड़ों में अन्न क्षेत्र में भोजन तैयार होता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गुरुवार को रोशनी से नहा उठा अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। इस विशेष अवसर पर अनूठी आतिशबाजी से पूरा माहौल रंगीन हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर हुई दिव्य और भव्य लाइटिंग के साथ श्रद्धालुओं को शानदार आतिशबाजी का नजारा देखने को भी मिला। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर फिर से खुशियां आने वाली हैं। उनके छोटे बेटे अनंत अंबानी का आज राजस्थान के नाथ द्वारा में रोका हुआ श्रीनाथ जी के मंदिर में अनंत का राधिका मोचन के साथ पारंपरिक ढंग से रोका हुआ। सबसे पहले अनंत राधिका ने श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा पाठ किया और फिर रोका सेरेमनी हुई। इस कार्यक्रम में परिवार के सदस्यों के अलावा कुछ खास दोस्त और मेहमान ही शामिल हुए। हिमाचल के मनाली में होने वाले विंटर कार्निवल से पहले शिमला में सौंदर्य प्रतियोगिता के ऑडिशन के लिए फैशन शो का आयोजन किया गया। इसके जरिए देश भर में 25 सुंदरियों को विंटर क्वीन ब्यूटी पैजेंट के लिए चुना गया। प्रतियोगिता जीतने वाली मनाली विंटर क्वीन को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत कार हादसे में जख्मी हो गए हैं। यह हादसा रुड़की लौटते समय रुड़की के गुरुकुल नारसन क्षेत्र में हुआ। हादसे के बाद कार में आग लग गई। बताया जा रहा है जख्मी ऋषभ के पैर की सर्जरी की जाएगी। खबर है कि पंत ने बताया उन्हें झपकी आ गई थी जिससे कार डिवाइडर से टकराई और हादसा हुआ। वो विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले। उनके शरीर में ज्यादा चोट नहीं आई लेकिन सर में चोट लगी है। महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें हरमनप्रीत कौर टीम की कप्तान और स्मृति मंधाना उप कप्तान होंगी। इस टीम में घायल पूजा वस्त्राकर की वापसी हुई है। इस टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में होगी। क्रिकेट प्रशंसकों के लिए गुड न्यूज है। आईसीसी ने टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए सूर्य कुमार यादव को नॉमिनेट किया है। सूर्य कुमार के अलावा इसमें 3 और खिलाड़ी हैं लेकिन इनमें कोई भारतीय नहीं है। वहीं महिला क्रिकेटर्स में स्मृति मंधाना भी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड की रेस में शामिल हैं। दुनिया के सबसे महानतम फुटबॉलर्स में से एक पेले हमारे बीच नहीं रहे। ब्राजील के इस दिग्गज फुटबॉलर का 82 वर्ष की उम्र में कल निधन हो गया। पेले की बेटी कैली नेसिमेंटो ने इंस्टाग्राम के जरिए उनके निधन की जानकारी दी। 20वीं सदी के महान फुटबॉलर पेले को
कोलन कैंसर था और वो पिछले कुछ दिनों से साओ पौलो के हॉस्पिटल में भर्ती थे। 16 साल की उम्र में ही पेले ब्राजील लीग के टॉप स्कोरर बनकर छा गए थे। उन्होंने सिर्फ 17 साल की उम्र में ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया था। पेले ने 3 बार ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया है। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की तीसरी बार खिताब जीतने वाले लियोनेल मेसी के अलावा पुर्तगाल के स्टार प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फ्रांस के युवा स्टार किलियन एम्बापे समेत कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के जरिए पेले को श्रद्धांजलि दी। मेसी ने पेले के साथ वाले कुछ फोटोज शेयर किए, साथ ही पोस्ट में स्पेनिश में लिखा रेस्ट इन पीस। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मरीजों के इलाज के इंतजाम बढ़ाए जा रहे हैं। बीजिंग के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में इसके लिए जरूरी सामान की खरीद और क्रिटिकल केयर बेड्स की संख्या बढ़ाने के उपाय तेज कर दिए गए हैं। चीन के अस्पतालों में इन दिनों कोविड से संक्रमित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके कारण अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया है। खासतौर से बुजुर्ग और दूसरी बीमारियों के मरीजों को इसके चलते ज्यादा दिक्कत हो रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंटनी एल्बनीज ने कहा कि चीन से देश में आने वाले यात्रियों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया। उन्होंने कहा स्थिति की निगरानी जारी है और चीन और दुनिया के अन्य देशों में कोविड को लेकर नजर बनी हुई है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। इस बीच खबर है रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने कीव पर 120 मिसाइल से ताबड़तोड़ हमला किया। रूस के इस भयानक हमले में कीव की कई इमारतें तबाह हो गई। रूस ने दूसरे शहरों में भी बमबारी की है। यूक्रेन ने भी दावा किया कि उसने रूस की 54 मिसाइल्स को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता मामलों के प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स जल्द ही अफगानिस्तान की यात्रा करेंगे। ये वहां तालिबान प्रशासन से महिला सहायता कर्मियों पर रोक लगाए जाने के मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तालिबान प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की महिला कर्मचारी के कामकाज करने पर रोक लगा दी है। इसके कारण अफगानिस्तान में सहायता कार्यक्रमों में बाधा आ सकती है। उत्तर कोरिया के ड्रोन के खतरों से निपटने के लिए दक्षिण कोरियाई सेना ने सैन्य अभ्यास किया। लड़ाकू विमानों और हवा में मार करने वाली मिसाइल से यह अभ्यास किया गया। बता दें सोमवार को दक्षिण कोरिया की सीमा में उत्तर कोरिया के 5 ड्रोन उड़ते हुए देखे गए थे।